स्टूडेंट्स, जब भी हमें समय मिलता है हम प्लांट्स के पास जाना चाहते हैं, ट्रीज के पास जाना चाहते हैं, हम गार्डन में जाना चाहते हैं, हम फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं। क्यों? दैट इज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू आवर सेंसेस, दैट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश एयर, that green color, and all this is due to the amazing process that is carried out inside the plant and it is known as photosynthesis. यहां पर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है? यस, सन। और उसकी इस एनर्जी को कौन हार्वेस्ट कर सकता है? यस, प्लांट्स। तो प्लांट्स उसकी इस एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं। किस प्रोसेस से हार्वेस्ट कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस से हार्वेस्ट कर रहे हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड नहीं बना सकते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिया गया है, पेज नंबर 206, चैप्टर 13, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स को अगर फोटोसिंथेसिस करवानी है तो प्लांट्स को कुछ चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे प्लांट्स डू रिक्वायर वाटर। अब ये वाटर इनको कहां से मिलेगा? सॉइल से मिल जाएगा। ठीक है। प्लांट्स डू रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहां से मिल जाएगा? ये एयर से मिल जाएगा। और जब लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस चलेगी प्लांट्स के अंदर, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? शुगर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस की इस प्रोसेस को कहा गया है फिजिको केमिकल प्रोसेस। नाउ व्हाई फिजिको? फिजिको का मतलब फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड व्हाई केमिकल? बिकॉज ओवर हेयर शुगर्स या फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज अ केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसीलिए दोनों को मिलाकर के कहा गया फिजिको केमिकल प्रोसेस। देन इट इज अगेन नोन एज फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। वाई फोटो? फोटो का मतलब लाइट, एंड बायोकेमिकल दैट मीन्स ग्लूकोज और स्टार्च, इसीलिए कहा गया फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को आप देखें तो 6CO2 plus 12H2O that gives C6H12O6 plus 6H2O and plus 6O2, और ये वही ऑक्सीजन है जो इवॉल्व होता है और हमें सांस लेने के लिए या ब्रीथ करने के लिए मिलता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को यहां पर अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि एनसीईआरटी ने इसको कहा है एनाबॉलिक प्रोसेस। नाउ एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेसाइजिंग या फिर क्रिएटिव प्रोसेस, व्हेन स्मॉल माइक्रोमोलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल। अब यहां पर स्मॉल माइक्रोमोलिक्यूल्स कैसे? मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब ये जुड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, और ग्लूकोज भी जुड़ करके किसका फॉर्मेशन करेगा? स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा। तो हुई ना प्रोसेस एनाबॉलिक। मतलब फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस को कहा गया एंडरगोनिक प्रोसेस। देखिए, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एक्सर्गोनिक और एक एंडरगोनिक। एक्सर्गोनिक मतलब जब रिएक्शन चलेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एंडरगोनिक मतलब रिएक्शन करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फोटोसिंथेसिस किस में आएगा? एंडरगोनिक में, क्योंकि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। और किसके फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है? लाइट के फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है, तभी यह प्रोसेस चलता है। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस को कहा गया एंडरगोनिक प्रोसेस। फिर यहां पर इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा गया है। अच्छा, रिडॉक्स ये शब्द दो शब्दों से जुड़ करके बना हुआ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? वाटर का हो रहा है। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है तो वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कर जाता है, और यह ऑक्सीडेशन कब होता है? ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। साथ ही साथ आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कब होता है? ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। होता यह है कि जब लाइट रिएक्शन चल रही है तो वाटर के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का यूज किया जाता है एटीपी और NADPH के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने के लिए, और जब डार्क रिएक्शन चलती है तो उसी एटीपी और NADPH का इस्तेमाल किया जाता है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करवाने के लिए। जरा ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है क्या? नहीं। और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है? हां। तो ये कब आया? जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवाया, और रिडक्शन कब हुआ है? ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। तो हुआ ना रिडॉक्स, क्योंकि रिडक्शन भी हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गया। ठीक है।
फोटोसिंथेसिस में यहां पर कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात आती है कि व्हाट डू वी नो। एनसीईआरटी में हेडिंग 13.1 में लिखा है व्हाट डू वी नो। अब ये बात एनसीईआरटी ने कही है आपके अर्लियर क्लासेस के बारे में कि बच्चों पहले से आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में भी कुछ पढ़ रखा है कि भाई फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए क्या चाहिए। फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए लाइट चाहिए। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स याद आ रहे हैं आपको? बस वही बात है। तो यहां पर स्टार्च टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, दो तरह की लीव्स हैं, एक वेरीगेटेड लीफ है और दूसरी एक नॉर्मल लीफ है दैट इज कवर्ड बाय द ब्लैक पेपर, पार्शियली कवर्ड बाय द ब्लैक पेपर। अच्छा, वेरीगेटेड लीफ क्या होती है? वेरीगेटेड लीफ का मतलब ऐसी लीफ जिसमें कि येलो पैचेस आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि लीफ ऑफ मनी प्लांट और द लीफ ऑफ क्रोटन प्लांट। और एक दूसरी लीफ जो कि एक नॉर्मल लीफ है और इसको आप पार्शियली कवर कर देते हैं। किससे कवर कर देते हैं? ब्लैक पेपर से। ऊपर से भी कवर कर देते हैं और नीचे से भी कवर कर देते हैं और फिर इसमें स्टार्च टेस्ट किया जाता है। तो ये स्टार्च टेस्ट कैसे किया जाता है इसको देखते हैं। स्टार्च टेस्ट करने के लिए पहले कपल ऑफ डेज के लिए प्लांट्स को आपने डार्क में रखा, फिर आप इस प्लांट को लाइट में ले आए हैं और इसकी वो लीफ जिस लीफ पर आपने ब्लैक पेपर चिपका रखा है उस लीफ का स्टार्च टेस्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? उस लीफ को आपने यहां पर पहले वाटर में बॉयल किया, फिर इथेनॉल में बॉयल किया और फिर आपने इसको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया। ऐसा करवाने पर लीफ का कुछ हिस्सा डार्क ब्लू कलर का हो गया और कुछ हिस्सा नहीं हुआ। जो हिस्सा डार्क ब्लू कलर का हुआ इसका मतलब कि उस हिस्से में स्टार्च प्रेजेंट है और जो नहीं हुआ उसमें स्टार्च नहीं है। तो स्टार्च कब प्रेजेंट होगा और कैसे आएगा? मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहां पर चली, तो जो एरिया आपको डार्क ब्लू दिखाई पड़ रहा है मतलब यहां फोटोसिंथेसिस चली, यहां फोटोसिंथेसिस चली, लेकिन यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं चल पाई। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ये तो कवर्ड था, ब्लैक पेपर से कवर्ड था, इसके ऊपर लाइट पड़ी ही नहीं और लाइट ना पड़ने के कारण इस जगह पर फोटोसिंथेसिस नहीं चली। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि लाइट इज एसेंशियल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में यहां पर पहले प्लांट को आप डार्क में रखेंगे कपल ऑफ डेज के लिए। क्यों? ताकि पहले से जो स्टार्च प्रेजेंट है वो फिनिश हो जाए। देन वी आर गोइंग टू ब्रिंग द प्लांट टू द लाइट। अब प्लांट को हम कहां पर लेकर के आएंगे? लाइट में लेकर के आएंगे। जब प्लांट को लाइट में लेकर के आए तो यहां पर एक खास सोल्यूशन का यूज किया गया है KOH। और KOH की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो KOH की बोतल में हमने एक स्प्लिट कॉर्क लगाया। स्प्लिट कॉर्क का मतलब कि एक कॉर्क जिसके बीच में स्पेस है, इस स्पेस से हमने हाफ लीफ को बोतल के अंदर इंसर्ट करवा दिया। कपल ऑफ डेज के बाद इसी लीफ का हमने स्टार्च टेस्ट किया। बिल्कुल वैसे ही पहले वाटर में बॉयल किया, फिर इथेनॉल में बॉयल किया और फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ में इसको ट्रीट किया। ट्रीट करवाने के बाद लीफ का कुछ हिस्सा यहां पर डार्क ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है और कुछ हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता है। क्या आप बता सकते हैं इस बार कौन सा हिस्सा डार्क ब्लू होने वाला है? यस, वो पार्ट जो कि बॉटल के बाहर था, क्योंकि वो पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में था। लेकिन लीफ का वो पार्ट जो कि बॉटल के अंदर था उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, क्योंकि KOH ने ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया था और इसीलिए अंदर वाले हिस्से में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं चल पाई। तो यहां पर इससे यह पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर यहां पर अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की बात आती है। स्टीफन हिल्स 1727। स्टीफन हिल्स इज कंसिडर्ड एज द डिस्कवरर ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टीफन हिल्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि स्टीफन हिल्स ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था इंपॉर्टेंस ऑफ एयर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए इन दोनों चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। यह किसने बताया था? स्टीफन हिल्स ने बताया था। नेक्स्ट कम्स जोसेफ प्रेस्ले। जोसेफ प्रेस्ले ने यहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन द ईयर 1770 और इन द ईयर 1774 ही यूज्ड टू डिस्कवर ऑक्सीजन। इन्होंने ऑक्सीजन को भी डिस्कवर किया एक खास एक्सपेरिमेंट के साथ में। इनका यहां पर नाम जुड़ा हुआ है एंड दैट इज बेल जार एक्सपेरिमेंट।
तो बेल जार एक्सपेरिमेंट को करवाने के लिए इन्होंने बेल जार को लिया, इन्होंने यहां पर एक बर्निंग कैंडल को लिया, इन्होंने लिविंग माउस को लिया, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने 2 बार करवाया। एक बार तो इन्होंने बेल जार के अंदर लिविंग माउस और बर्निंग कैंडल को रख दिया। क्या बता सकते हैं क्या हुआ होगा? आफ्टर सम टाइम द कैंडल वेंट ऑफ एंड द माउस डाइड, ठीक है। दूसरी बार इन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो बेल जार के अंदर इन्होंने बर्निंग कैंडल और लिविंग माउस के साथ में मिंट प्लांट को भी रख दिया। इस बार कैंडल डज नॉट वेंट ऑफ एंड द माउस सर्वाइव्ड। इसका मतलब यह कि जो भी एयर इंप्योर हो रही है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द कैंडल एंड ड्यू टू द ब्रीदिंग ऑफ द माउस, उस एयर को कौन प्यूरिफाई कर रहा है? प्लांट यहां पर प्यूरिफाई करवा देते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि जहां पर प्लांट नहीं है वहां पर एयर प्यूरिफाई नहीं हो पा रही है और इसीलिए कैंडल वेंट ऑफ एंड द माउस डाइड। दूसरी जगह पर आप देखिए, जहां पर आप देख रहे हैं कि प्लांट रखा हुआ है, कैंडल भी जल रही है और माउस भी सर्वाइव करता है। तो ये फाइंडिंग थी इनकी कि प्लांट्स के अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है कि वो एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। फिर यहां पर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है जैन इंजनहाउस का। जैन इंजनहाउस टुक द सेम अपरेटस एज ऑफ द जोसेफ प्रेस्ले। हां, इन्होंने ये एक काम किया कि इस अपरेटस को एक बार इन्होंने लाइट में रखा और एक बार इन्होंने डार्क में रखा। अच्छा, प्रेस्ले ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने जब लाइट में रखा तो फिर बर्निंग कैंडल ये जलती रहेगी कि बुझ जाएगी? यस, इस बार ये कैंडल जल रही है लाइट की प्रेजेंस में। लेकिन जब इसी अपरेटस को अगर डार्क में आप शिफ्ट करवा देंगे तो क्या होगा? डार्क में शिफ्ट करवाने पर यहां पर कैंडल थोड़ी देर में बुझ जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स भी एयर को प्यूरिफाई नहीं करवा पाते हैं अगर डार्क होता है। तो यहां पर इससे यह पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी तरीके से यहां पर इन्होंने एक और बात को प्रूव किया कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट एयर को प्यूरिफाई तो करते हैं, लेकिन प्लांट के ग्रीन पार्ट्स ही ऐसा करवा पाते हैं। प्लांट्स के सभी पार्ट्स ऐसा नहीं करवा पाते हैं, केवल जो ग्रीन पार्ट्स हैं वही एयर को प्यूरिफाई करवा पाएंगे। तो यहां पर अगर आप पोटैटो को ले लेते हैं, ठीक है, जो कि नॉन ग्रीन होता है, पोटैटो इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन ट्यूबर, और अगर पोटैटो को आपने ले लिया और इसको आप कवर कर देते हैं बेल जार से, तो क्या कैंडल जलती रहेगी? नहीं, कैंडल विल बी वेंट ऑफ, ठीक है। तो इससे यह पता चलता है कि ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल भी रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लस साथ में लाइट भी रिक्वायर्ड है। जैन इंजनहाउस ने एक और यहां पर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक्वेटिक हाइड्रोफाइट प्लांट को लिया और एक सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट जैसे कि हाइड्रिला का प्लांट लिया। इस हाइड्रिला के प्लांट को जब इन्होंने लाइट से एक्सपोज किया तो लाइट पड़ने पर यहां पर कुछ बबल्स रिलीज होने लगे। इन बबल्स को इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया। टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करने के बाद में दैट वाज टेस्टेड टू बी ऑक्सीजन। तो पता चला कि यहां पर क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन। मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तब चलती है जब प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के ऊपर लाइट पड़ती है और एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन वहां से रिलीज होती है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन सेक्शन, हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक? लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज फोटोसिंथेसिस इज एन, फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? नंबर 1 एनाबॉलिक प्रोसेस। यस, एनाबॉलिक प्रोसेस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नंबर 2 एंडरगोनिक प्रोसेस। यस, क्योंकि बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, सनलाइट। कैटाबॉलिक प्रोसेस, नो। फोर्थ बोथ 1 and 2 बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट भी है और सेकेंड भी है, एनाबॉलिक भी है और एंडरगोनिक भी है, और देखा है आपने। आंसर इज गोइंग टू बी बोथ 1 and 2। तो यहां पर यह प्रोसेस एनाबॉलिक भी है प्लस साथ में यह प्रोसेस एंडरगोनिक भी है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says who among the following is the father of plant physiology? Do you remember? Is it J.C. Bose? No. Is it Joseph Presley? No. Is it Stephen Hales? Yes. Is it Jan Ingenhouse? No. So the answer is Stephen Hales. Question number 3. Question number 3 says, name the scientist who first pointed out by the bell jar experiment that plants purify the foul air. Is it Stephen Hales? No. Is it Presley? Yes. Is it Jan Seneber? No. Is it T.W. Engelman? No. So our answer is Presley. हमने देखा था प्रेस्ले ने ही तो बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। Then coming to question number 4. Question number 4 says which experiment shows that photosynthesis only occurs in the green plants?
कि फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन प्लांट्स में होती है? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, नो. वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, यस. बेल जार एक्सपेरिमेंट, नो. क्लेडोफोरा एक्सपेरिमेंट, नो. सो आवर आंसर इज वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट. वेरीगेटेड लीफ के केवल ग्रीन पार्ट्स में ही आपको ऐसा होते हुए दिखाई पड़ता है. Then coming to question number 5. Question number 5 says, what is the role of KOH solution in the Moll's half-leaf experiment? Is it to dissolve the chlorophyll? No. Is it to absorb oxygen? No. Is it to absorb carbon dioxide? Yes. And is it to sterilize the bottle? No. So our answer is to absorb the carbon dioxide.